लगता है जुडिशरी को लेकर कंट्रोवर्सीज कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा पर एलिगेशंस लगे थे कि वो करप्ट है और अब एक और हाईकोर्ट जज खुद स्पॉटलाइट में आ गए हैं। मगर वजह और भी शॉकिंग है। ओडिशा हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस बिभू प्रसाद रोत्रे की लॉ डिग्री की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ गए हैं। सोचिए जरा, जहां एक तरफ जजेस के इंटीग्रिटी पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बेसिक क्वालिफिकेशन एक जज बनने की बुनियाद पर ही क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। ये सिर्फ एक जज का इशू नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम एक बड़ी क्राइसिस में दिख रहा है। सवाल ये है कि जुडिशरी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या हमारी कोर्ट्स वैसे ही स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल है जैसे उन्हें होना चाहिए, या फिर अंदर ही अंदर उनकी फाउंडेशंस हिल रही है? तो पूरा मामला है क्या, और कैसे एक लेटर सीधे सीजीआई बीआर गवई के पास भी जा पहुंचा है, और क्या डिमांड्स रखे गए हैं, चलिए देखते हैं। अभी एलिगेशंस एक आरटीआई एक्टिविस्ट श्री जयंत कुमार दास ने उठाया है, जो सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट जस्टिस हरीश टंडन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए एक डिटेल्ड कंप्लेंट लेटर के थ्रू सामने आया है। लेटर में एक्टिविस्ट ने ये क्लेम किया है कि जस्टिस रोत्रे की लॉ डिग्री फेक है, क्योंकि जिस कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली है, विच इज सेंट मेरीज लॉ कॉलेज, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि दिस लॉ कॉलेज हैज नो स्टैट्यूटरी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, अफिलिएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और अप्रूवल बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इस बात के सपोर्ट में लोकसभा के अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1018 रेज्ड बाय श्री सुखबीर सिंह जनपुरिया एंड श्री रमेश बिधूरी ड्यूरिंग द 11th सेशन ऑफ द 16th लोकसभा एंड आंसर्ड ऑन 8 Feb 2017। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2821 raised by Shri Alok Sanjay and Shri Sukhbir Singh Jaunapuriya during the 11-hour session of the 16th Lok Sabha and answered on 2nd August 2017 के आंसर के रेफरेंस में दिया गया था, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 1945 से 2016 तक रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेजेस का पूरा डेटा अटैच है। पर इन कॉलेज के लिस्ट में सेंट मेरीज लॉ कॉलेज का नाम मिसिंग था। इस लेटर ने जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ी डिबेट को दोबारा जिंदा कर दिया है कि क्या हमारी जुडिशरी उन्हीं लोगों के हाथ में है जो उस जिम्मेदारी को निभाने लायक है। आरटीआई एक्टिविस्ट कुमार दास ने अपनी कंप्लेंट में क्लियरली लिखा कि उनका मकसद जुडिशरी को गिराने या उसकी इज्जत को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे मजबूत बनाना है। एंड दैट this representation is not a personal vendetta but a public interest appeal to safeguard the sanctity of judicial appointments, ensure due process and prevent erosion of public confidence in the rule of law। वो कहते हैं कि एक जिम्मेदार सिटीजन के तौर पर उनका फर्ज बनता है कि वो करप्ट, इनएफिशिएंट, इनकेपेबल एंड अनक्वालिफाइड जजेस को एक्सपोज करे, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाते हुए उन्होंने आर्टिकल 15(1)(a) सबसेक्शन B एंड H का हवाला दिया, जिसमें सिटीजन्स को नेशन की सोवरेनिटी अपहोल्ड करने और एक रिफॉर्मिस्ट स्पिरिट डेवलप करने की बात कही गई। अपनी कंप्लेन के साथ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजने का भी क्लेम किया है, जो स्पीड पोस्ट के थ्रू 3 सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को भेजा जा चुका है, सीजीआई, ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति भवन। अगर हम इन एलिगेशंस को कंटेक्स्ट में समझे तो सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस लगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि नो वन इज अबव द लॉ के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 केस में, और इसी तरह सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य जी 1995 केस में भी कोर्ट ने क्लियर किया था कि अगर हायर जुडिशरी के मेंबर्स पर एलिगेशन सब्सटेंशिएटेड एविडेंस के साथ लगते हैं तो उन्हें अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ डील करना चाहिए। इसका मतलब है कि आरटीआई एक्टिविस्ट का ये कंप्लेन किसी कैजुअल लेटर के कैटेगरी में इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये डायरेक्टली जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल है। और इसी के बाद आते हैं उनके डिमांड्स। पहला डिमांड जो सीजीआई बीआर गवई से किया गया है वो ये है कि एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, जो कि ऑनरेबल जस्टिस बिभू प्रसाद के LLB डिग्री पर नजर रखे। दूसरा ये कि जस्टिस बिभू को अभी कोई भी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द ओडिशा हाई कोर्ट असाइन ना किया जाए, पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी बाय द इन हाउस कमिटी एंड द फाइनल डिसीजन देयरऑन। आगे सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड की गई है इनटू द रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। पहला, ओडिशा स्टेट बार काउंसिल, जिन्होंने उन्हें एज एडवोकेट एनरोल करवाया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, जो कि फेल हुई ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करने में। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड लॉ डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा। उसके बाद ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन और ओडिशा हाई कोर्ट कॉलेजियम एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, जिन्होंने उनका नाम फॉरवर्ड किया
बिना ये चेक किए कि उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स कैसे थे। और जिसके साथ ही CJI BR गवई से रिक्वेस्ट की गई टू पास एनी फर्दर ऑर्डर्स और डायरेक्शंस एज मे बी डीम्ड जस्ट। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात समझनी जरूरी है। जुडिशरी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन है। जजेस खुद अपने मेंबर्स पर एलिगेशंस को देखते हैं और पार्लियामेंट के पास इम्पीचमेंट का एक लिमिटेड मैकेनिज्म होता है, आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 और 5। मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इम्पीचमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल प्रोसेस है। पॉलिटिकल विल और 2/3 मेजोरिटी के बिना उसका आउटकम लगभग 0 होता है। तो अगर एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की डिग्री को फेक बताया जा रहा है और उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इससे कैसे डील करेगा। क्या जुडिशरी खुद अपने घर को क्लीन करने के लिए प्रोएक्टिव होगी या फिर एक और कंट्रोवर्सी को इंटरनल मैटर कहकर दबा दिया जाएगा। अब ये कंट्रोवर्सी एक और डायमेंशन को हाईलाइट करती है, पब्लिक ट्रस्ट। जुडिशरी को आम आदमी अब भी एक लास्ट होप के रूप में दिखता है, जहां पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के फेलियर्स के बाद इंसाफ के लिए लोग कोर्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन जब खुद जुडिशरी के अंदर सिटिंग जजेस के क्वालिफिकेशंस पर क्वेश्चंस उठने लगे, तो फिर आम आदमी के लिए इंसाफ की गारंटी कौन करेगा। इस पूरे इशू का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल। अगर एक जज की लॉ डिग्री फेक निकलती है, तो इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग मैकेनिज्म जो एक लॉ ग्रेजुएट को एडवोकेट बनने और फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए क्वालिफाई करने देता है, उसमें ही लूप होल्स है। क्या BCI का डेटाबेस इनकम्प्लीट है? क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस में लैप्सेस है? ये सवाल भी उतने ही सीरियस है जितना कि एलिगेशंस खुद। और अगर ये साबित होता है कि एक सिटिंग जज बिना वैलिड लॉ डिग्री के बेंच तक पहुंच गया, तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की गलती नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर का सबसे बड़ा प्रूफ होगा। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर एक और डिबेट ये भी है कि मीडिया और सिविल सोसाइटी का रोल क्या होना चाहिए। जुडिशरी अक्सर ये कहती है कि उसके खिलाफ एलिगेशंस को मीडिया ट्रायल में बदलना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ जाती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि हर एलिगेशंस को अगर ओपनली डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। RTI एक्टिविस्ट के लेटर ने एक बार फिर ये डिलेमा सामने ला दिया है। क्या हम एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल जुडिशरी चाहते हैं, या एक ऐसी जुडिशरी जो अपने अंदर के मैटर्स को पब्लिक स्क्रूटनी से बचाए रखे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कंट्रोवर्सी जुडिशरी के अंदर एक इंटरनल चर्निंग भी क्रिएट करेगी। ऑलरेडी जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस कॉलेजियम वर्सेस NJAC डिबेट एक कॉन्टेस्टेड टॉपिक है। अब जब एक सिटिंग जज की डिग्री पर ही क्वेश्चन उठ गया, तो अपॉइंटमेंट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और भी अंडर फायर आएगी। पब्लिक परसेप्शन में ये मैसेज आएगा कि शायद कनेक्शंस एंड लॉबिंग के बेसिस पर जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, ना कि मेरिट और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। और अगर ये परसेप्शन और स्ट्रॉन्ग होता है, तो जुडिशरी का मॉरल अथॉरिटी खुद वीकन हो जाएगा। तो फिलहाल ये कंट्रोवर्सी जुडिशरी के लिए एक एसिड टेस्ट बन गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये कंप्लेन फॉर्मली रजिस्टर हो चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि इंस्टीट्यूशंस कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या एक इंटरनल इंक्वायरी सेटअप होगी? क्या जज खुद अपनी डिग्री का रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में लाएंगे, या फिर इस मैटर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।